बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम देखें ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707, उसका मई जून 2020 का जो पेपर वन है मल्टीपल चॉइस से जो रिलेट करता है, इसको हम कर रहे हैं। इसका जो लास्ट लेक्चर हमारा था जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक अटेम्प्ट कर लिया था, और क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। वो लोग जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं और कराचियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएं तो उसमें पहला लेक्चर जो है आपको मिल जाएगा। ये उसी सीरीज का दूसरा लेक्चर है जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 से हमारा स्टार्ट है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। कहता है विच स्टेटमेंट अबाउट ए टू कॉलम कैश बुक इज करेक्ट। कि टू कॉलम कैश बुक से मुतालिक कौन सा जो ये चार चॉइसेस हैं, कौन सी चॉइस जो है वो करेक्ट है। नंबर वन कहता है इट इज़ ए जनरल लेजर अकाउंट फॉर बैंक ट्रांजेक्शन ओनली, इट इज़ ए लेजर अकाउंट फॉर कैश ट्रांजेक्शन ओनली, इट इज़ ए बुक ऑफ प्राइम एंट्री, इट रिकॉर्ड्स कैश डिस्काउंट्स। ठीक है, चार चीज़ें हैं। एज आई टोल्ड यू बिफोर इन माई प्रीवियस लेक्चर, आई एम रिपीटिंग इट, कि अगर आपके पास ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हुए अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर ये बड़ा ट्रिकी होता है कि फिर आप ट्रायल एंड एरर के ऊपर जो है टिक कर रहे होते हैं, क्योंकि आप इसका मकसद है कि आपके कंसेप्ट इतने अच्छे नहीं है कि आप प्रैक्टिकली तौर पे उसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए जो है अप्लाई कर सके। तो ये कैश बुक से मुतालिक सवाल है। अगर कैश बुक आपकी क्लैरिटी नहीं है कैश बुक के कैश बुक क्या होती है, तो अगेन देयर इज ए फेयर चांस कि आप इनकरेक्ट करेंगे। तो लेट्स सी, हम देखते हैं कि कैश बुक क्या होती है। कैश बुक देखें, आप लोगों ने बनाई होगी कैश बुक, आपको पता है कि कैश बुक इस तरीके से होती है। ये इसकी डेबिट साइड कहलाती है, और ये इसकी डेबिट साइड हो गई, ये इसकी क्रेडिट साइड हो गई। इसमें डिस्काउंट अलाउड होता है, कैश और बैंक है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, कैश और बैंक है। तो इसमें डिस्काउंट, दो किस्म के डिस्काउंट होते हैं और कैश और बैंक होता है। तो हम ये कहते हैं कैश और बैंक की अगर रिसीट हो रही है तो वो डेबिट साइड आ जाएगी, कैश और बैंक की अगर पेमेंट हो रही है तो वो क्रेडिट साइड आ जाएगी। इसी तरीके से अगर डिस्काउंट अलाउड है, जैसे ये हमारी हम ट्रांजेक्शन देखें डब्लू क्लार्क को, तो हमने बेसिकली इससे क्या, इसका इसका जो 95 ये और 5 ये मिला के एक्चुअली ये $100 होंगे। $100 में से 95 की उसने पेमेंट कर दी, 5 का हमने उसे डिस्काउंट दे दिया। एक्चुअली $100 का अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हुआ। लेकिन क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है कि हम क्या कर रहे हैं कि हम अकाउंट रिसीवेबल को अगर क्रेडिट कर रहे हैं 100 से, तो फिर वो डेबिट भी होगा। कितने से डेबिट होगा, इसी तरीके से देखिए 95 यहाँ आ गया, 5 डिस्काउंट अलाउड, जो हमने कस्टमर को डिस्काउंट दिया वो यहाँ आ गया। इसी तरीके से यहाँ हम देखें ऐसे स्मॉल को हम पेमेंट कर रहे हैं। बेसिकली हमने ये पेमेंट करी $390 की हमने पेमेंट करी, और $10 का हमें क्या हुआ, $10 का हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसके अकाउंट्स पेएबल को हमने डेबिट कर दिया होगा, 400 से हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया 390 से, और डिस्काउंट रिसीव जो है उसको क्रेडिट कर दिया $10 से। तो एनी हाउ ये तो एंट्रीज हैं जो बेसिक कंसेप्ट हैं, लेकिन आपकी समझ में आया है कि नहीं, ऐसा नहीं है। न सिर्फ ये कैश की ट्रांजेक्शन का नाम है, कैश का भी लेजर नहीं है, इट्स बुक ऑफ प्राइम एंट्री। प्राइम एंट्री की यह बुक है जिसके अंदर हम रिकॉर्डिंग करते हैं। इसमें कैश भी आता है, बैंक भी आता है, डिस्काउंट रिसीव्ड भी है, कैश और बैंक रिसीट और पेमेंट आ रही होती है, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड आ रहे होते हैं। तो अगर ये कैश बुक आपको पता है कि इसमें क्या करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी फिर निस्बतन जो है इसके अंदर आसान होगी। और मैं एक चीज़ और आपको थोड़ा सा यहाँ ले चलता हूँ। हम, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा आपको कंसेप्ट जो है वो देखने को मिलेंगे कि अगर आपके कंसेप्ट सही नहीं है तो ओरिजिनल एंट्री, जैसे प्राइम एंट्री की बुक भी कहते हैं, ये देखिए बार बार आएगा किस क्वेश्चंस के अंदर, तो हम इसको टाइम एंड अगेन रिपीट भी करेंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ समझने के लिए, द कॉमनली यूज बुक्स ऑफ प्राइम ओरिजिनल एंट्री या प्राइम एंट्री क्या कहलाती है, कौन कौन सी कॉमनली यूज बुक्स होती हैं, आपने पढ़ी होंगी। इसके अंदर एक तो सेल्स डे बुक होती है जिसको हम सेल्स जर्नल भी कहते हैं। ये क्या करती है, फॉर क्रेडिट सेल्स। जितनी भी क्रेडिट सेल्स होगी वो किस किताब में आएगी, उसे सेल्स पे बुक भी कहते हैं या सेल्स जर्नल कहते हैं। तो ये आप जहन के अंदर रखेंगे, जितनी भी क्रेडिट सेल्स है वो सारी की सारी सेल्स जर्नल में आएगी। परचेज डे बुक, परचेजेस डे बुक क्या होती है, जिसे परचेज जर्नल भी कहते हैं। इसके अंदर सारी क्रेडिट परचेजेस जो है इसके अंदर आएंगी। रिटर्न इनवर्ड डे बुक, वो क्या होती है, रिटर्न इनवर्ड, कि अगर वापस आ रही हैं चीज़ें आपके पास कस्टमर से,
तो वो रिटर्न्स इनवर्ट की एक बुक बनती है, वो हो जाती है। रिटर्न्स आउटवर्ड का मकसद है कि हम अगर वापस कर रहे हैं चीज़ें, आउटवर्ड जा रही हैं, हम किसी को वापस कर रहे हैं तो उसकी एक अलग से बुक बनती है, और दोनों रिलेट कर रही हैं। देखिए सेल्स जर्नल, अगर हमने किसी कस्टमर को माल उधार बेचा और उसने वो चीज़ें वापस कर दी हैं, डैमेज हो गई या चीज़ें खराब हैं, तो हम रिटर्न्स इनवर्ट डे बुक के अंदर उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। इसी तरीके से परचेजेस डे बुक क्या होगी कि हमने किसी से अगर माल खरीदा और वो कुछ हमें खराब, वो खराब हो गया, हम वापस कर रहे हैं, तो रिटर्न्स आउटवर्ड डे बुक या रिटर्न्स आउटवर्ड जर्नल जो है इसके अंदर आ जाएगा। तो चार किताबें तो ये हो गई। फिर कैश बुक बनता है। कैश बुक क्या करते हैं? फॉर रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ कैश एंड चेक्स। अभी हम देख कर आ रहे हैं कैश एंड चेक्स या बैंक हो गया, इसके रिसीट्स एंड पेमेंट के लिए हम रिकॉर्डिंग करते हैं जिस बुक के अंदर, उसको कैश बुक कहते हैं। उसके बाद जर्नल जर्नल होता है। जनरल जर्नल या जर्नल भी कहते हैं, इफ द टर्म डे बुक इज यूज फॉर द अदर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो जर्नल इसको ही जाएगा। ये बाकी जितने भी आइटम्स होंगे इन चारों चीज़ों को छोड़कर, वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। तो ये आप जहन के अंदर रखें कि आपकी जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज है, वो ये A1 2 3 4 5 और A6, ये 6 बुक्स जो हैं ये आप अपने जहन के अंदर बिठा लें, इसको रिपीट करें। सेल्स डे बुक फॉर क्रेडिट सेल्स हो गई। परचेज डे बुक जो है फॉर क्रेडिट परचेजेज हो गई। रिटर्न्स इनवर्ड डे बुक का मकसद है कि अगर कस्टमर से माल वापस आ रहा है तो फिर आप इस किताब के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। आप अगर किसी अपने सप्लायर को माल वापस कर रहे हैं तो रिटर्न्स आउटवर्ड डे बुक के अंदर चला जाएगा। अगर कैश और बैंक की आप बात कर रहे हैं, रिसीट और पेमेंट की, तो वो कैश बुक में चली जाएगी। इसके अलावा जो ट्रांजेक्शन हो रही हैं, लाइक कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कोई चीज़ आप खरीद रहे हैं, कोई एक्सपेंसेस की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे कर रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, वो सारे जनरल जर्नल या जर्नल के अंदर जिसको हम नाम देते हैं उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। ये आप जहन के अंदर बिठाएं अपने, और ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और ये बार बार इस्तेमाल होंगे। और देखिए टाइप्स ऑफ लेजर, लेजर के अंदर भी क्या होता है कि फिर ये लेजर भी बनते हैं। आपको पता है पहले जनरल जर्नल होते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम जिसके अंदर रिकॉर्ड हो रही होती है, फिर वहां से हम समराइज करते हैं चीज़ों को। तो समराइज करने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो लेजर अकाउंट्स में हम ले जाते हैं। लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, और फिर ट्रायल बैलेंस से उठा के इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट हम बनाते हैं। तो लेजर किस किस्म के होंगे? एक तो आपका सेल्स लेजर हो जाएगा, एक परचेजेस लेजर होगा आपका, यानी क्रेडिट जितना भी माल खरीदा उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ आ जाएंगी लेजर में। परचेजेस लेजर, दिस इज फॉर कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। कस्टमर के पर्सनल अकाउंट के अंदर इसको हम इस्तेमाल करते हैं कि कस्टमर के पर्सनल अकाउंट यहाँ आ रहे होते हैं। और परचेजेस लेजर में क्या करते हैं? सप्लायर्स के पर्सनल अकाउंट्स आ रहे होते हैं। डिफरेंट सप्लायर्स हैं आपके, आप हो सकता है एक सप्लायर से माल खरीद रहे हो, या तीन से, चार से, दो से जो खरीद रहे हैं, वो फिर यहाँ रिकॉर्डिंग होगी। जनरल लेजर क्या होता है? दिस कंटेन्स द रिमेनिंग डबल एंट्री अकाउंट्स। बाकी जितने अकाउंट्स हैं वो फिर जनरल लेजर में आ जाएंगे। लाइक एज आई टोल्ड यू बिफोर, मोटर व्हीकल आपने खरीदी, इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट करी, वेजेस की आप पेमेंट कर रहे हैं, वो तमाम जनरल लेजर में आ जाएगा। और इनके बैलेंसेस भी फिर फाइनली जनरल लेजर के अंदर ही आते हैं, और जनरल लेजर से फिर हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। अगर आप इस डायग्राम को जहन के अंदर रखें तो और ज़िंदगी आसान होगी आपकी। ये डायग्राम आप अपने जहन, इसको बार बार रिपीट करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट होगा। और अगर आपके जहन में ये कंसेप्ट क्लियर हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं आराम से। ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को हम जब बांटना शुरू करेंगे तो तमाम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो होंगी उनको क्लासीफाई करेंगे, पुट सम टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन टुगेदर। ये तमाम ट्रांजेक्शन्स किस तरीके से आएंगी? क्रेडिट सेल्स किसके अंदर आ जाएगी? सेल्स जर्नल में आ जाएगी। क्रेडिट परचेजेस जो हैं वो परचेजेस जर्नल के अंदर आ जाएगी। रिटर्न्स इनवर्ड अभी हम पढ़कर आ रहे हैं, एंटर इन रिटर्न्स इनवर्ड डे बुक आ जाएगी। रिटर्न्स आउटवर्ड जो हमने वापस करी, एंटर इन रिटर्न्स आउटवर्ड डे बुक के अंदर आ जाएगी। कैश रिसीट्स एंड पेमेंट जितनी भी है वो आप देख रहे हैं कि कैश बुक के अंदर चली जाएगी। अदर टाइप्स जितने भी हैं वो जर्नल के अंदर, जो हमने पढ़ा, अभी हम 6 पढ़ के 1 2 3 4 5 6, देखिए ये 6 हमने पढ़ी बुक्स ऑफ प्राइमरी या ओरिजिनल एंट्री हमने पढ़ी। तो देखिए यहाँ उसको उसने क्लासीफाई करा उठा के। अदर टाइप यहाँ आ गई तो बात कंप्लीट हो गई। एंटर इन डबल एंट्री अकाउंट्स इन द वेरियस लेजर, फिर ये तमाम सब होके फिर लेजर में आ जाती हैं सारी की सारी। तो इसमें सेल्स लेजर, सेल्स से रिलेटेड जितनी है सेल्स लेजर में चली गई। परचेजेस से रिलेटेड है, चाहे वो आउटवर्ड हो या परचेजेस हो, वो यहाँ आ जाएगी। और बाकी सारी फिर जनरल लेजर के अंदर उसका इम्पैक्ट टोटल होके आ जाएगा। तो ये अगर आप जहन के अंदर रखें, 6 बुक्स जो है प्राइम, आपकी जो प्राइम एंट्री है, ओरिजिनल एंट्री की जो 6 बुक्स हैं उनको जहन में रखें कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं, क्या होता है। तो अगर आप ये करेंगे तो फिर ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी।
और पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं, देखिए यहाँ हाथ के हाथ अगर देखें या आगे पर चलें, यहाँ देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अकाउंट्स को किसकी, अकाउंट्स दो हिस्सों के अंदर बढ़ जाते हैं। एक तो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स या तो देखें डेटर्स अकाउंट्स होंगे या क्रेडिटर्स अकाउंट्स होंगे, या तो आपके कस्टमर होंगे या आपके सप्लायर होंगे। तो ये पर्सनल अकाउंट है जो अपने नाम से एंटर हो रहे होते हैं। उसके बाद कुछ इम्पर्सनल अकाउंट होते हैं जिनके नाम नहीं होते, जो वैसे ही आप कर रहे होते हैं। इन पर्सनल अकाउंट को भी दो हिस्सों के अंदर बांटेंगे, कुछ रियल अकाउंट्स होंगे, कुछ नॉमिनल अकाउंट्स होंगे। ये रियल अकाउंट्स जितने भी हैं, ये नॉर्मली बैलेंस शीट के अकाउंट्स होते हैं सारे के सारे। इसमें ऑल पोजीशंस आ जाती हैं, आपकी जितने भी एसेट्स हैं आपके वो सारे के सारे आ जाएंगे। और नॉमिनल अकाउंट्स में फॉर एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज आ जाएंगी, एसेट्स हो गए आपके। नॉमिनल अकाउंट्स में फॉर एक्सपेंसेस, इनकम एंड कैपिटल, ये आ जाएगा। तो ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप सिंपल अपनी ज़िंदगी आसान करने के लिए बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये आप ये वाला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये आपको जहन में बिल्कुल फिक्स होना चाहिए कि द कॉमनली यूज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ये अगर आपके जहन में क्लियर नहीं है तो इसका मकसद है आपके कंसेप्ट बिल्कुल सही नहीं है, आपको ज़रूरत है रिविजिट करने की अपने कंसेप्ट्स को। तो आई थिंक फिर हम जब हमने इसको पढ़ लिया, तो अब जब हम आते हैं तो आई थिंक ज़िंदगी हमारी कुछ आसान होनी चाहिए। कि अब हम करते हैं तो हम कहते हैं विच स्टेटमेंट अबाउट ए टू कॉलम कैश बुक इज करेक्ट। तो हमने कहा लेजर अकाउंट, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, नहीं यार बैंक तो नहीं है सिर्फ, हमने कहा बैंक और कैश और डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड, चार चीजें होती हैं। तो लेजर अकाउंट फॉर कैश ट्रांजेक्शन ये भी गलत हो गया। इट इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री, यस इंटरेस्टिंग, ये फिर हमारा सही हो गया। इट इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री और इट रिकॉर्ड्स कैश डिस्काउंट, यस इट रिकॉर्ड्स। लेकिन इसके अलावा भी कैश बुक में और रिकॉर्ड होती हैं चीजें। तो हम सेफली कह सकते हैं इट इज ए बुक ऑफ प्राइम एंट्री। अभी हम छह जो प्राइम एंट्री की बुक्स पढ़कर आ रहे हैं उसमें से ये एक किताब है। तो आई थिंक सी पार्ट जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 का सी जो है, हमने कहा यार ये सही है। अब आते हैं 9 के अंदर। 9 में कहता है विच स्टेटमेंट अबाउट ट्रेड डिस्काउंट्स आर करेक्ट, कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रेड डिस्काउंट के मुतालिक सही है। अब देखिए ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कहता है इट इज डेबिटेड टू सप्लायर्स अकाउंट्स, ये डेबिट हो जाता है सप्लायर अकाउंट के अंदर। तो लेट्स सी, हम अगर 9 के अंदर हम देखें तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि यार ये ट्रेड डिस्काउंट है क्या। तो आई थिंक हम ट्रेड डिस्काउंट को थोड़ा समझते हैं, और ट्रेड डिस्काउंट को समझने के बाद फिर हम आते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है। तो देखिए ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ट्रेड डिस्काउंट भी हो सकता है, कैश डिस्काउंट भी हो सकता है। डिस्काउंट का मकसद ये है कि हम डेफिनेटली इफ़ वी आर डूइंग बिजनेस, तो हम कुछ लोगों को जैसे ये कहें कि इंसेंटिव देने के लिए, एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इंसेंटिवाइज। तो इंसेंटिव देने के लिए कि यार वो हमसे माल खरीदें, हम उन्हें डिस्काउंट्स देते हैं। यानी कुछ जो ओरिजिनल प्राइस हमारी होती है उसके ऊपर भी हम उस प्राइस को कम कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा सेल लगी हुई होती है, तो जब सेल लगती है तो बेसिक कंसेप्ट्स वो यही करते हैं ना, अगर माल नहीं लग रहा है, माल बेचना है, कोई समर जब आपका एंड हो रहा है तो समर की सेल लग गई, विंटर की सेल लगी, या डिफरेंट किस्म की सेल लग रही होती है, तो जो ओरिजिनल प्राइस होती है उसको जो बेचने वाला है वो कम कर देता है। उसके अंदर कोई 40% डिस्काउंट ऑफर कर रहे होते हैं, कोई 50% डिस्काउंट ऑफर कर रहे होते हैं। तो जो ओरिजिनल प्राइस टैग होता है उसी के अंदर उसको कम करके वो कहते हैं भाई ये है तो 1000 रुपए का, 1000 रुपीज का 50% डिस्काउंट है, तो आप 500 पे कर दें, 500 पे ना करें। तो वो मेंशन जरूर होता है इनवाइस पे कि ये डिस्काउंट आपको दिया है, लेकिन उसकी पेमेंट आपको 500 की करनी पड़ती है। तो ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है समझते हैं। इसमें सबसे पहले ये कि सपोज यू आर द प्रोप्राइटर ऑफ ए बिजनेस, एक बिजनेस के मालिक हैं आप। तीन किस्म के लोग हैं आपके पास, ट्रेडर्स हु बाय लॉट ऑफ गुड्स फ्रॉम यू। कुछ ऐसे लोग होंगे, जैसे मिसाल के तौर पे आप कोई भी चीज़ अगर बेचते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो वही चीज़ आगे ले जाके बेचते हैं। जैसे आपके पास, तो आप फर्ज कर लें होलसेल में काम करते हैं कि आप बल्क के अंदर चीज़ों को बेचते हैं। जैसे लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट उसको जो कंज्यूमर है उसको बेच रहे होते हैं, तो वो आपसे जब चीज़ें लेते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन्हें डिस्काउंट ज़्यादा दें। तो आप बल्क क्वांटिटी के अंदर वो आपसे ले रहे हैं, तो वो कहते हैं यार इतनी क्वांटिटी में आपको ले रहे हैं हम चीज़ें, तो हमें तो डिस्काउंट आप ज़्यादा दें। तो उनको आप डिस्काउंट देते हैं। ट्रेडर्स हु बाय ओनली ए फ्यू आइटम्स फ्रॉम यू, कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ आइटम्स आपसे खरीदते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खरीदते। एंड डायरेक्ट टू जनरल पब्लिक, कुछ आप ये करते हैं कि जनरल पब्लिक को, जैसे साइमल्टेनियसली आप क्या कर रहे हैं कि आप ट्रेडर्स को भी बेचते हैं माल, और अगर जनरल पब्लिक के कुछ लोग आ जाते हैं, लोग आ रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं, तो आप उनको भी दे देते हैं उठा के।
तो इन तीनों की ट्रीटमेंट एक जैसी नहीं हो सकती, इसलिए एक जैसी नहीं हो सकती, देखिए तीन किस्म के लोग हैं ना। एक तो आपसे बल्क में ले रहे हैं तो वो तो डिजर्व करते हैं कि आप उनको डिस्काउंट ज्यादा दें। जो थोड़ा कम क्वांटिटी में ले रहे हैं लेकिन आम कस्टमर से ज्यादा ले रहे हैं, उनको भी वो भी डिजर्व करते हैं कि वो सर्टेन पार्ट उनको भी डिस्काउंट की सूरत में मिले। बाकी जनरल पब्लिक है जिसको आप अपनी फेयर प्राइस के ऊपर बेच सकते हैं। तो आप करते क्या हैं, अगर आप इसको समझने की कोशिश करें, जैसे ट्रेडर वन, ट्रेडर टू, ट्रेडर थ्री, जनरल पब्लिक की, यहाँ अगर आप समझें तो ट्रेडर वन है, ट्रेडर टू। ट्रेडर वन कौन है? जो बल्क में खरीद रहा है, अभी हम देखते आ रहे हैं ना, ये फ्यू आइटम खरीदते हैं लेकिन, और ये तो जनरल पब्लिक है जो हो सकता है एक एक आइटम भी खरीदे। तो बेसिक प्राइस अगर आपकी 200 पाउंड की है, 200 पाउंड की बेसिक प्राइस है, तो ट्रेड डिस्काउंट आपने, क्योंकि ये बल्क में खरीदता है तो इसमें आप उसको आपने 25% का डिस्काउंट दिया, यानी 200 की बेस प्राइस पे 50 पाउंड का इसको डिस्काउंट मिला। तो 150 पाउंड इसको पे करना है। दूसरे वाले इसको इससे कम थोड़ा सा है तो इसको आपने सिर्फ 20% का डिस्काउंट दिया, 40 पाउंड का, तो इसको 160 पाउंड पे करना है। और जनरल पब्लिक को आपने कोई डिस्काउंट नहीं दिया तो उसको पूरे पूरे 200 पाउंड पे करने हैं। तो आपने देखा कि ये जो ट्रेड डिस्काउंट है, ये बेसिकली इसकी एक लॉजिक है। और वो लॉजिक ये है कि आपका जो माल है, क्वांटिटीज़ हैं, वो ठीक ठाक, अगर बल्क के अंदर सेल हो रही है, वो लोग जो आगे ले जाके बेचेंगे, क्योंकि फिर वो आपसे पूछेंगे कि अगर आप भी उसी प्राइस में हमें देंगे तो फिर हम आगे ले जाके बेचेंगे, तो फिर हमारे पास क्या इंसेंटिव है? और लोग कहेंगे कि डायरेक्ट जाके हम ले लें। तो इसलिए ट्रेड डिस्काउंट जो है वो नॉर्मली जो होलसेलर होते हैं और जो बल्क में बेच रहे होते हैं, उनसे जो लोग खरीदते हैं, तो उन लोगों को इस किस्म के डिस्काउंट मिलते हैं। और इस किस्म के डिस्काउंट की जो ट्रीटमेंट होती है, जैसे आप देखें इनवाइस भी देखें, कि इनवाइस के ऊपर देखें यहाँ लिखा हुआ है कि हमने ये बेचा, हमने इनको 700 का, और इसमें ट्रेड डिस्काउंट हमने 140 पाउंड का दिया, तो 560 पाउंड की जो है इससे हम पैसे लेंगे। तो देखिए इनवाइस के ऊपर मेंशन है, आपकी समझ आया कि इनवाइस पे ट्रेड डिस्काउंट को हम मेंशन करते हैं। और इसकी ट्रीटमेंट क्या करेंगे? नो डबल एंट्री फॉर ट्रेड डिस्काउंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जहन में रखने का है, कि नो डबल एंट्री फॉर ट्रेड डिस्काउंट, कि अगर ट्रेड डिस्काउंट कोई भी है तो वो इनवाइस पे मेंशन होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा इस पार्ट के अंदर। और इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी क्योंकि नेट अमाउंट से रिकॉर्डिंग होगी। नेट अमाउंट का मकसद है 560। देखिए ये 560 पाउंड था, तो हमने रिकॉर्डिंग क्या करी? सेल्स डे बुक, आपको पता है सेल्स डे बुक के अंदर जितनी भी क्रेडिट सेल्स हैं, अभी हम पढ़कर आ रहे हैं, वो सारी की सारी क्रेडिट सेल्स अपना जो सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड होती हैं। तो देखिए हमने इसको रिकॉर्ड करा डी पूल, और उसको इनवाइस नंबर 30756, ये रेफरेंस के तौर पे आपको पता है इस्तेमाल होता है। देखिए ये इनवाइस नंबर का पोर्टफोलियो है, ये फोलियो आ गया। उसके बाद आपने सेल्स लेजर पेज नंबर 32, सेल्स लेजर का पेज नंबर 32 से उठा के आप ला रहे हैं। तो आपने उसके बाद इसकी पेमेंट देखिए 560 से रिकॉर्ड करी, पेज 87, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा कि जब ट्रेड डिस्काउंट होगा तो ट्रेड डिस्काउंट को इनवाइस के ऊपर शो करते हैं, और ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री पास नहीं होती, जो नेट ऑफ करके अमाउंट आती है वो रिकॉर्ड होती है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपके दिमाग में बैठना चाहिए। वेर एज कैश डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो देखिए कैश डिस्काउंट अभी हम कैश बुक के अंदर पढ़कर आ रहे हैं कि कैश डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग होती है बाकायदा। हमने पढ़ा कि अगर किसी कस्टमर को हम दे रहे हैं तो वो जो पैसे देगा उसको डेबिट करेंगे, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करेंगे, और रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे। इसी तरीके से हमने पढ़ा अगर कोई पेमेंट सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं और वो हमें डिस्काउंट दे रहा है तो लाइबिलिटी डेबिट होगी, डिस्काउंट रिसीव डेबिट हो जाए, डिस्काउंट लाइबिलिटी को डेबिट करेंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे, और उसके बाद डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर देंगे। तो ये फिर रिकॉर्डिंग होती है, ट्रेड डिस्काउंट की नहीं होती। तो आप देखते हैं, पढ़ते हैं, सवाल आगे कहता है विच स्टेटमेंट कहता है कि अबाउट ट्रेड डिस्काउंट के बाद इट इज डेबिटेड टू द सप्लायर्स अकाउंट। इनकरेक्ट, हमने देखा कि इसकी एंट्री हम ट्रेड डिस्काउंट के पास नहीं करते हैं। इट इज ओनली गिवन इफ द इनवाइस इज पेड विद इन द पीरियड अलाउड बाय द सप्लायर। ये भी गलत है। इसलिए गलत है कि आपको पता है कि ये कोई कंडीशनल नहीं होता। कंडीशनल अगर डिस्काउंट होगा तो वो कैश डिस्काउंट हो जाएगा, उसमें ट्रीट करेंगे, तो ऐसा नहीं है। इट इज शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम द प्राइस ऑफ द गुड्स ऑन एन इनवाइस। नंबर तीन क्या कहता है? नंबर तीन में ये कहता है कि कि इट इज शोन एज अ डिडक्शन फ्रॉम द प्राइस ऑफ द गुड्स ऑन एन इनवाइस। ये बिल्कुल सही है।
मेक सेंस, ये हमें समझ में आता है कि हमने भी देखा कि इनवाइस पे डिडक्ट हो रहा था। इट इज़ यूज टू इनकरेज बल्क बाइंग, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि बल्क बाइंग हो रही है उसको इनकरेज करने के लिए करते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो 3 और 4 जो है हमारा सही है, और बाकी ये 2 स्टेटमेंट हमने देखा गलत है। या देखते हैं चॉइसेस क्या है। ए में कहता है 1 और 2, तो 1 और 2 हमने कहा नहीं। बी में 1 और 3, ऐसा भी नहीं है, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। 2 और 4, 2 और 4 भी गलत है। 3 और 4 वाला ऑप्शन जो है हमारा वो सही है, जो हमने समझा भी और हमने देखा भी, तो हम कह सकते हैं कि नहीं जी, क्वेश्चन नंबर 9 का डी पार्ट जो है वो करेक्ट है। तो चलें जी, इसमें आपने देखा कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री आपने समझी है, ट्रेड डिस्काउंट की ट्रीटमेंट भी समझी है आपने, और आगे आते हैं। वाई इज ए ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड, वाई वाई इज ए ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड, क्यों ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं? टू एनालाइज द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तो अभी बनी नहीं है, अभी तो समराइजिंग हो रही है। देखिए अकाउंटिंग हमने पढ़ा, अभी आप पढ़कर आ रहे हैं, मैंने मेरे लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था कि रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उसके बाद रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस की ट्रांजैक्शन को, उसके बाद उसको क्लासीफाइंग करते हैं लेजर में, फिर समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, और क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग में ट्रायल बैलेंस भी आता है, फिर ट्रायल बैलेंस के बाद इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये ट्रायल बैलेंस से जो फिगर्स होती हैं वो जाती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। तो ट्रायल बैलेंस एक तरीके से आप देखें तो वो असिस्ट कर रहा होता है आपको किस बात के, कोई ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जो है वो आपकी नहीं बनेगी। तो वो बनेगी तो फिर फाइनेंशियल एनालाइज करेंगे ना हम, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। टू असिस्ट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आई थिंक ये सही है। सी में कहते हैं टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ द बिजनेस, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो समराइज सिर्फ चीजें आ रही होती हैं। एक फॉर्म में डेबिट क्रेडिट फॉर्म के अंदर एक आ जाती है कि ओवरऑल जो है हमारे बैलेंसेस की क्या पोजीशन है। टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट जो है यहाँ से फिर, और फिर बाद में रेशो एनालिसिस करते हैं, तो वहाँ फिर परफॉर्मेंस हम इवेल्युएट कर रहे होते हैं बिजनेस की कि क्या होता है। तो हमारा जो बी पार्ट है वो बिल्कुल सही है कि बी पार्ट के अंदर क्या है, टू असिस्ट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन में असिस्ट करता है, क्योंकि ये नहीं बनेगा तो फिर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनेंगे। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग एंड देन कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू द जो ऑनर्स हैं बिजनेस के उनको, या जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको। तो नंबर 11 में आते हैं। नंबर 11 हमारा कहता है द इनकम स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस शोड ए लॉस फॉर द ईयर सिक्स ऑफ 16,000, लॉस, इनकम स्टेटमेंट ने लॉस शो कर दिया। ऑन चेकिंग द बुक्स द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड। अब देखिए ये एरर्स जो हैं वो डिस्कवर्ड हुए हैं आपके। एरर्स अगर आपने पढ़े होंगे ओ लेवल अकाउंटिंग के अंदर, तो देखिए एरर्स नॉर्मल है। जब भी आप कोई काम करते हैं जिंदगी के अंदर तो मिस्टेक तो होगी। तो जो मिस्टेक होगी जब वो आइडेंटिफाइड होती है तो उसको हम करेक्ट कर लेते हैं। यही सेम सिचुएशन जो है वो अकाउंटिंग के अंदर होती है कि अगर कोई एरर हो गया है, क्योंकि जब आप कर रहे होते हैं ये तमाम चीज़ें, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग के बाद फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो कहीं आप किसी बैलेंस को डेबिट क्रेडिट की फॉर्म में भी गलत लिख सकते हैं, कोई फिगर ही गलत आपकी जा सकती है। तो जिस किस्म का भी एरर है अगर वो आता है तो उसको हम सही करते हैं, लेकिन इसके लिए भी बेसिक कंसेप्ट आपका सही होना चाहिए कि एक्चुअली क्या होना चाहिए था और हुआ क्या है। जब तक ये आप इसको एनालाइज करने के काबिल नहीं होंगे इन दो चीज़ों को, उस वक्त तक एरर्स को फिर आप सही नहीं कर सकते। तो अगेन कंसेप्ट आते हैं, लेट्स सी कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या कंसेप्ट इसने हमसे पूछे। कहता है नंबर 1, नो एडजस्टमेंट हैड बीन मेड फॉर इंश्योरेंस प्रीपेड, कि कोई एडजस्टमेंट इंश्योरेंस प्रीपेड की इन्होंने नहीं करी बुक के अंदर। नो एंट्री हैड बीन मेड फॉर द बैंक चार्जेस, कोई बैंक चार्जेस की एंट्री जो है वो भी इन्होंने नहीं करी। विच वॉज द करेक्ट लॉस फॉर द ईयर, कहता है ये बताएं करेक्ट लॉस क्या है भाई, जो जो बिजनेस का करेक्ट लॉस है। देखिए आपको समझ आना चाहिए कि पहली एडजस्टमेंट कहता है प्रीपेड इंश्योरेंस है 480 का, तो लॉस अगर 16,000 का है, तो इसके अंदर क्या हुआ होगा कि इंश्योरेंस प्रीपेड वो है कि जब इंश्योरेंस की हमने जो भी अमाउंट पे की होगी, इसने सारे का सारा उसको एक्सपेंस ट्रीट कर लिया। आपको पता है प्रीपेड इंश्योरेंस अगर 480 का है तो इसकी जनरल एडजस्टिंग एंट्री क्या पास होगी, कि जब साल के एंड में आपको पता चलता है कि इनिशियल रिकॉर्डिंग आपने अगर एक्सपेंस की हुई है,
और आपको पता चला कि प्रीपेड 480 है, तो प्रीपेड को डेबिट करते हैं और एक्सपेंस को आप क्रेडिट कर देंगे 480 से। अब इस वाले केस में एक्सपेंस जो है वो क्रेडिट होने से रह गया, क्योंकि जिसने भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया उसने इंश्योरेंस पूरे का पूरा जो था वो एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर दिया। और आपको पता है एक्सपेंस जो है वो प्रॉफिट को कम करता है, तो लॉस आएगा, डेफिनेटली लॉस आपका बढ़ गया ना। अगर आप एक्सपेंस कम करेंगे तो लॉस आपका कम हो जाएगा। तो इसके अंदर से आप क्या करें, इसमें प्रीपेड को आप 480 से कम कर दें इसको। लॉस आपका कम, लॉस बेसिकली लॉस आपको कम करना है। नो एंट्री हैड बीन मेड फॉर बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस, बैंक ने कुछ आपने जिसकी सर्विसेज ली हैं या उसके अगेंस्ट में उसने कुछ चार्जेस जो हैं आपसे काटे हैं, लेकिन वो चार्जेस आप रिकॉर्ड करना भूल गए। तो ये एक चार्जेस भी एक्सपेंस है एक तरीके का, और एक्सपेंस लॉस को बढ़ाएगा। तो बैंक चार्जेस जो हैं उसको आप क्या करें, उसको $620 को प्लस कर दें। तो ये 16,000, क्योंकि वो लॉस को बढ़ाएगा, तो 16,000 में से आप क्या करें जी, 16,000 में से 480 को माइनस कर दें और प्लस कर दें 620। तो ये आपके पास 16,140 आता है। 16,140 11 का सी जो है वो सही है। देखिए 16,140। अब 16,140 आपने निकाला। देखिए बेसिक कंसेप्ट इसमें दो 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 चीजें हैं जो आपको इस सवाल में उसने टेस्ट की हैं आपकी। एक तो उसने प्रीपेड की एडजस्टमेंट आपसे पूछी। अगर प्रीपेड एडजस्टिंग एंट्री का ये कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आप इस सवाल को कभी भी नहीं कर सकते। आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्रीपेड इंश्योरेंस जो है या प्रीपेड रेंट हो गया, इस किस्म की जितनी भी प्रीपेड चीज़ें हैं ये आपके एसेट है। तो एसेट जो होगा, अगर इनिशियली आपने रिकॉर्डिंग करी है एक्सपेंस की और आपको साल के एंड में पता चलता है कि यार ये प्रीपेड इसमें से कुछ बाकी रह गया है जो हमें नेक्स्ट अकाउंटिंग जो ईयर है उसमें हमें बेनिफिट पहुंचाएगा, तो फिर एक्सपेंस को हम कम करते हैं और एसेट को रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर आपने एसेट को रिकॉर्ड करना भूल गए और एक्सपेंस आपने ज़्यादा कर दिया जिससे आपका लॉस पड़ गया था। ये कंसेप्ट आपका क्लियर है? आपको पता था इसीलिए आपने सिंपल लॉस में से इसको माइनस कर दिया, नहीं एक्सपेंस कम कर दिए आपने जो आपने पहले ज़्यादा किए हुए थे। बैंक चार्जेस अगेन एन एक्सपेंस है और वो भी रिकॉर्ड करना भूल गए, तो उससे लॉस फर्दर आपका बढ़ेगा। तो आपने इस तरीके से इसको कर लिया। सी पार्ट आपका सही है, जिंदगी आसान अगर ये कंसेप्ट क्लियर है आपका तो। आते हैं 12 के ऊपर। कहता है पीटर्स बैंक स्टेटमेंट शोड ए डेबिट बैलेंस ऑफ $600। पीटर्स बैंक स्टेटमेंट, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बैंक स्टेटमेंट आपको पता है, बैंक रिकंसिलिएशन भी आप लोगों ने बनाया होगा, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का कंसेप्ट है, लेट्स सी देखते हैं। डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। देखिए याद रखें कि जब भी बैंक स्टेटमेंट जो है अगर वो डेबिट बैलेंस है, ये आपकी जो कैश बुक है, आपकी जो बैंक का लेजर है, ये उसका बैलेंस नहीं है। आप ध्यान से पढ़ें, ये ट्रिकी पार्ट है। कहता है पीटर्स बैंक स्टेटमेंट शोड डेबिट बैलेंस। बैंक जो है अगर वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो ये इसका मकसद है कि बैंक ओवरड्राफ्ट है। वो अगर क्रेडिट बैलेंस शो करेगा बैंक का, तो देखिए होता क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है कि जब हम बैंक को डेबिट करते हैं तो वो हमारा एसेट है। साइमल्टेनियसली बैंक क्या करेगा, बैंक हमारे अकाउंट को क्रेडिट करेगा। बैंक क्या करेगा, क्योंकि उसके पास हमने बैंक के अंदर पैसा जमा कराया तो हमने बैंक को डेबिट किया। और कैश को, बैंक हमारे लिए एक तरीके से रिसीवेबल है कि बैंक से हमें ये पैसे लेने हैं। और बैंक हमारे अकाउंट को क्या करेगा, क्योंकि उसके पास ये पैसा आएगा तो वो डेबिट करके हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। तो हमारा अकाउंट अगर बैंक की बुक्स के अंदर क्रेडिट है तो वो हमारा पैसा शो कर रहा है बैंक में कि हमारा पैसा बैंक पर है। लेकिन अगर बैंक बैलेंस, बैंक का स्टेटमेंट ये शो करता है कि ये डेबिट बैलेंस है, इसका मकसद है जो हमारे अकाउंट में पैसे थे हमने उससे ज्यादा बैंक से पैसे निकाल लिए, और वो बैंक ओवरड्राफ्ट है कि बैंक में हमने अपने अकाउंट से ज़्यादा पैसे निकाल लिए। तो जब भी, ये बड़ा ट्रिकी पार्ट है, इसको समझ लें कि डेबिट बैलेंस से हमने आइडेंटिफाई किया, तो जब भी बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस होगा तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट को शो करेगा, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो ये नॉर्मल बैलेंस है कि बैंक में हमारा पैसा है। चलिए जी आगे आते हैं। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस इन अप्रैल। ये फॉलोइंग, ये वाली ट्रांजेक्शन जो हैं ये अप्रैल में हुई हैं। क्या क्या हुई हैं देखते हैं। टोटल चेक डिपॉजिट्स, कि इतने चेक जो है वो डिपॉजिट्स हो गए। टोटल चेक्स पेमेंट्स, इतने चेक की पेमेंट्स हो गई। क्रेडिट
डायरेक्ट पेड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम के बैंक ने हमारे बिहाफ के ऊपर हमने कहा होगा तो बैंक ने डायरेक्ट जो है हमारे अकाउंट को डेबिट करके इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट कर दी हमारे बिहाफ के ऊपर। एंड क्रेडिट ट्रांसफर फ्रॉम कस्टमर, एक कस्टमर ऐसा था जिसने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में ये पैसे जमा कर दिए। कितना व्हाट वाज द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस ऑन 30 अप्रैल के बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस क्या होना चाहिए, सही बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस? तो ठीक है जी, देख लेते हैं इसको। अब क्या होगा, अब आप बताएं। ये ओवरड्राफ्ट है, तो पहले तो हम बैंक का बैलेंस लिख देते हैं $600, और इसको हम लिख देते हैं इसके अंदर ब्रैकेट में लिखते हैं कि ये नेगेटिव बैलेंस है। उसके बाद टोटल चेक्स डिपॉजिट। अब अगर ये टोटल चेक्स बैंक के अंदर डिपॉजिट होंगे, हमारा पैसा हमने अगर बैंक के अंदर जमा कराया है, तो वो इस ओवरड्राफ्ट को कम करेगा या बढ़ाएगा? कॉमन सेंस है कि जब हमारा पैसा ये हमने लिया, बैंक से ज़्यादा पैसे निकलवा लिए, जैसे ही ये पैसे जाएंगे तो इस ओवरड्राफ्ट को वो कम करेंगे। तो हम अगर चेक्स डिपॉजिट की बात करें, चेक डिपॉजिट, तो चेक डिपॉजिट जो है 7,400 प्लस में हम लिख देते हैं, क्योंकि ये क्या करेंगे, ये इस ओवरड्राफ्ट को कम करेंगे जाके। हमारा पैसा है टोटल चेक्स पेमेंट $6,200 की पेमेंट हो गई। अब जो पेमेंट होगी तो पेमेंट डेफिनेटली ओवरड्राफ्ट को बढ़ाएगी। तो चेक पेमेंट, पेमेंट होगी तो मकसद बैंक से पैसा जा रहा है $6,200 का, ये आप ब्रैकेट में लिख दें कि ये ओवरड्राफ्ट को बढ़ा रहा है। ये डायरेक्ट डेबिट फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम, ये बैंक ने पेमेंट करी हमारे बिहाफ के ऊपर। तो डायरेक्ट पेमेंट फॉर इंश्योरेंस 180, ये भी क्या करेगा, ये भी ओवरड्राफ्ट को, क्योंकि बैंक पेमेंट कर रहा है ना, तो ओवरड्राफ्ट बैंक के अंदर और बढ़ेगा। इसके बाद क्रेडिट ट्रांसफर का फ्रॉम कस्टमर, तो क्रेडिट ट्रांसफर फ्रॉम कस्टमर 450 जो है ये क्या करेगा, ये प्लस में लिखें, क्योंकि ये हमारा पैसा है, कस्टमर ने हमारे अकाउंट में जमा कराया, तो ये ओवरड्राफ्ट को कम करेगा। देखिए सिंपल लॉजिक है इसकी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करें अपना, तो बैंक रिकन्सिलिएशन जो है ना, ये सारा कॉमन सेंस है। अगर आपने ये जब पढ़ा होगा बैंक रिकन्सिलिएशन, तो इसमें अगर आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करें तो सबसे आसान क्वेश्चन होता है समझने के लिए। और इसमें ये अपने आप को आप इस तरीके से समझें कि आप ये समझें कि आपने बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया हुआ है। जब आप इसको इस तरीके से समझेंगे तो ये ज़िंदगी आपकी आसान करेगा। अगर आप कोई एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स के अंदर इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ये आपके लिए सबसे मुश्किल चीज़ होगी। अगर बैंक में आपने अकाउंट खुलवाया और बैंक ने आपको ये फैसिलिटी दी हुई है कि एक सर्टेन अमाउंट के अंदर अगर आपके पैसे ज़्यादा, जितने आपके पैसे हैं, अगर उससे ज़्यादा पैसे भी आप बैंक में निकालना चाहें, क्योंकि बैंक उस पर इंटरेस्ट लेता है, तो उसने आपको ये फैसिलिटी दी हुई है कि अगर आप ज़्यादा पैसे निकालेंगे तो फिर वो आपसे इंटरेस्ट लेगा, लेकिन उसने आपको ये फैसिलिटी दी। जैसे आजकल आपको पता है क्रेडिट कार्ड्स का ज़माना है, लोग बैंक डिफरेंट किस्म की फैसिलिटीज़ कस्टमर को प्रोवाइड करता है, और उसमें बैंक अपने पैसे भी जो है कस्टमर्स को देता है, और लेकिन उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं कि इसी तरीके का एक केस है कि हमारे बैंक के अंदर, हम पीटर्स का बैंक स्टेटमेंट है जब वो आया, तो आप थोड़ी देर के लिए अपना बैंक स्टेटमेंट समझ लें कि आपका बैंक स्टेटमेंट आया तो $600 का डेबिट बैलेंस है, तो आपको पता चला यार ये बैंक के पैसे हैं, जो एक्चुअली मैंने ज़्यादा अपनी फैसिलिटी को यूज़ कर लिया है, तो मेरे पैसे ख़त्म हो गए, अब ये बैंक के पैसे मेरे पास हैं। तो आपने सिंपल देखा, आपने करा क्या गया, कुछ चेक आपने जमा कराए, आपने सुकून की सांस लिया, आपने कहा चले यार 7,400 के चेक बैंक में जमा होंगे तो ये पैसा कम हो जाएगा। फिर आपको पता चला यार कुछ चेक मैंने इशू भी कर दिया, आपने कहा यार ये चेक इशू कर दिए तो ये ओवरड्राफ्ट को और बढ़ा देंगे, तो इसलिए आपने ओवरड्राफ्ट की जो, क्योंकि पेमेंट करेगा ना बैंक आपके बिहाफ पे, तो ये ओवरड्राफ्ट और बढ़ जाएगा। इसी तरीके से डायरेक्ट डेबिट फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम, पता चला है कि यार इंश्योरेंस की पेमेंट भी बैंक ने करी है, तो आपने कर लिया, अभी लाइबिलिटी और बढ़ गई। इसी तरीके से क्रेडिट जब कस्टमर से आया तो सुकून का सांस आपने लिया कि चलो यार हमारे पैसे बैंक में आए तो अब ये ओवरड्राफ्ट कम होगा। तो इस तरीके से अगर आप कॉमन सेंस देखें, अब इसका प्लस माइनस कर लेते हैं। प्लस माइनस बड़ा आधा, नेगेटिव वाले एक तरफ कर लें और प्लस वाले एक तरफ कर लें, तो देखते हैं 600 एक निगेटिव था, 6,200 एक निगेटिव था, इसको हम कर लें तो 6,800 हो गया, और इसमें 180 को प्लस और कर लें तो नेगेटिव जो है 6,980 हो गया। 6,980 ये नेगेटिव है,
अब प्लस देख लेते हैं, प्लस क्या क्या आ रहा है हमारे पास। प्लस एक 7400 प्लस है हमारे पास, और एक हमारे पास 450 का प्लस है, तो ये 7850। अब 7850 प्लस का मकसद है जिंदगी सुकून में कि हमारा पैसा ज्यादा है, 6980 माइनस कर दें तो 870 बचता है ये। और ये प्लस का है, आपने देखा कि प्लस का अमाउंट ज्यादा है 870। तो 870 का मकसद ये हुआ, क्वेश्चन नंबर 12 हम कर रहे हैं। 12 के अंदर क्या होगा कि प्लस। अब प्लस का मकसद समझ रहे हैं क्या हो रहा है। प्लस का मकसद ये है कि हमारा पैसा बैंक के अंदर है, और मैंने जैसे पहले बताया कि हमारा पैसा बैंक के अंदर है, तो बैंक कौन सा बैलेंस शो करेगा। बैंक स्टेटमेंट वो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। देखिए स्टार्ट वहीं से हुई थी। इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। देखिए उसने जवाब के अंदर भी अगर आप देखें इंटरेस्टिंगली, तो नंबर 1 के अंदर क्रेडिट दे रहा है और 870 डेबिट। अगर आपके कंसेप्ट सही नहीं है तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप डेबिट पे टिक करेंगे, क्योंकि देखिए डेबिट साइड का मकसद है प्लस ज्यादा है जब आप इसको प्लस माइनस करते हुए आएंगे। लेकिन जो कंसेप्ट है आपका वो अगर क्लियर है तो लाइफ बड़ी सिंपल है कि 12 के अंदर आपका जो पहला ए है ये बेसिकली करेक्ट आंसर है, बाकी ये सब इनकरेक्ट है। बी बी इसलिए इनकरेक्ट है कि डेबिट बैलेंस, आपका पैसा बैंक में है, और आपका पैसा बैंक का मकसद है कि वो पूछ रहा है कि व्हाट वाज द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। ये नहीं पूछ रहा है कि आपकी बुक्स का बैलेंस क्या। अगर वो ये सवाल इसको थोड़ा सा चेंज करके पूछ ले कि अगर जी आपकी किताबों में बैंक का बैलेंस कौन सा है, तो हम कहते हैं बी। लेकिन अभी उसने पूछा है व्हाट वाज द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस, तो बैंक स्टेटमेंट बैलेंस क्या है कि अगर हमारी डेबिट साइड ज्यादा है तो बैंक हमारा डेबिट, हमारा हमेशा डेबिट बैलेंस होगा बैंक का। नॉर्मली बैंक पे पैसे हमारे होते हैं, ये नॉर्मल बैलेंस है। तो बैंक का बैंक स्टेटमेंट जो है वो क्रेडिट साइड पे शो कर रहा होगा। इसका मकसद हुआ कि ये क्रेडिट बैलेंस। तो 12 के अंदर जो ए पार्ट जो है हमारा, वो हमने देखा कि वो सही है। और इसके अंदर हमने बेसिक कंसेप्ट सीखे बैंक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के। इसको देखें, ये कंसेप्ट जो हैं बार बार आएंगे, और हम जब पेपर जब हल कर रहे हैं तो इसका बेसिक फिलॉसफी भी यही है कि ये बार बार हम डिस्कस करेंगे तो आपके लिए जिंदगी निस्बतन आसान होगी। चलें नंबर 13 देखते हैं। अ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट हैड ए डेबिट बैलेंस ऑफ 10,000। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 10,000 का। It was found that a 2,000 contra entry to the purchase ledger control account had been entered on the wrong side of the sales ledger control account. What was the correct debit balance on the sales ledger control account? के correct ledger बताएं कि क्या होगा। अब देखिए इस सवाल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि तो डेबिट बैलेंस, जो कंट्रोल अकाउंट है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है समझने की कि यार कंट्रोल अकाउंट क्या होते हैं। डेबिट बैलेंस है इसका, फिर ये कॉन्ट्रा एंट्री की भी बात कर रहा है कि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट भी आ गया, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट भी इन्वॉल्व है। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, कॉन्ट्रा एंट्री क्या है इसकी, इसके अलावा कंट्रोल अकाउंट्स क्या हैं। अगर ये कंसेप्ट्स आपके सही नहीं है तो भी जिंदगी मुश्किल है। तो लेट्स ही समझते हैं इसको। देखिए पहली चीज आपको बड़ी सिंपल पता है कि एक होते हैं सेल्स लेजर जो इंडिविजुअल कस्टमर्स के बन रहे होते हैं, सब्सिडियरी रिकॉर्ड्स होते हैं वो कस्टमर्स के। और वो सब्सिडियरी रिकॉर्ड्स क्या होते हैं कि इंडिविजुअल हो सकता है, एक वक्त में आपके को 20 30 10 बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनको आप माल बेच रहे होते हैं, ABCDEFGH जो भी वट एवर यूज से, कि बहुत सारे कस्टमर्स हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी, ये ई, नाम कुछ भी रखें इनके। अब ये सारे कस्टमर्स के इंडिविजुअल, आप क्योंकि इंडिविजुअल लेजर बनाने इसलिए ज़रूरी है कि इंडिविजुअल लेजर नहीं बनाएंगे तो सबका मिक्स कर देंगे तो पता कैसे चलेगा आपको कि किसको कितना बेचा और क्या है, क्या उनसे कितना पैसा आया और अब एक्चुअली उनकी पोजीशन क्या है लेजर में। लेकिन इन तमाम इंडिविजुअल सब्सिडियरी लेजर्स के जो टोटल्स होते हैं उनको एक लेजर अकाउंट के अंदर हम रिफ्लेक्ट करते हैं, तो जो जिसको हम फिर कहते हैं सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये जो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट होता है ये इन तमाम सब्सिडियरी लेजर्स के कंट्रोल को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। आई समझ में आपके बात। तो कंट्रोल अकाउंट क्या होगा, ये सब्सिडियरी लेजर के जो भी इंडिविजुअल बैलेंसेस हैं ये अपनी एक टोटल फॉर्म के अंदर जिस लेजर में जाते हैं उस लेजर को कहते हैं सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। इसी तरीके से परचेजेस को देख लें, इंडिविजुअल सप्लायर्स
जिनसे आप माल खरीद रहे हैं उनके इंडिविजुअल सब्सिडियरी आप परचेज लेजर बनाएंगे, लेकिन परचेज लेजर अकाउंट्स बनाएंगे, लेकिन उन तमाम इंडिविजुअल सप्लायर्स को जहां पर जाके सम अप करेंगे, जो टोटल बता रहा होगा वो जाके फिर होगा परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो कंट्रोल अकाउंट तो ये हो गया। अब कॉन्ट्रा एंट्री देखें, कुछ कस्टमर्स आपके ऐसे होते हैं जिनसे आप माल भी खरीद रहे होते हैं, यानी आपका बिजनेस इस नेचर का है कि कोई कस्टमर आपका ऐसा है कि उसको आप माल बेच भी रहे हैं और साइमल्टेनियसली उससे माल खरीद भी रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कोई क्लॉथ है, फॉर एग्जांपल फर्ज कर लेते हैं कि कपड़े हैं, एक एक सप्लायर है जिससे आप कपड़े खरीदते हैं, लेकिन वो सप्लायर आप उनके कपड़े उनको बना के एक फाइनल फॉर्म के अंदर ला के सूट बेच रहे होते हैं, तो वो जो सप्लायर जो आपसे कपड़े खरीद जिससे आप कपड़े खरीदते हैं वो आपसे सूट खरीदता है। तो अब ये दोनों चीजें हो गई ना कि जो सप्लायर है वो माल भी आपसे, आप उससे भी खरीद रहे हैं, वो भी आपसे माल खरीद रहा है। तो इसका मकसद ये हुआ कि अगर उसे जो जो आपका सप्लायर है उसको आपको कुछ पे करना है, लेकिन उसी सप्लायर को आपको पे करना है, लेकिन साइमल्टेनियसली उसने आपसे कुछ खरीदा तो आपको उससे पैसे लेने भी हैं। तो अब वो क्या करते हैं, उसको वो कहते हैं यार इसकी एडजस्टमेंट कर लो। से फॉर एग्जाम्पल ये कि मुझे एक सप्लायर को, ए सप्लायर है, इसको मुझे 500 रुपये पे करने हैं, और यही ये सप्लायर मेरा कस्टमर भी है, यहाँ ये सप्लायर है, यहाँ ये कस्टमर है, मुझे इससे 200 रुपये रिसीव करने हैं। 200 रुपये रिसीव करने हैं, 500 रुपये जब मैंने 200 रुपये कहे तो उसने कहा यार आप ऐसा करो कि भाई मेरे अकाउंट से इसको एडजस्ट कर लो, और मुझे क्योंकि रिसीव करने थे इससे, लेकिन मुझे पे भी करने हैं, तो रिसीव करने हैं 200 रुपये, उसने कहा आप ऐसा करें मेरी लाइबिलिटी जो है, जो मुझे आपको पे करने हैं उससे एडजस्ट कर लें। तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा, रिसीवेबल को क्रेडिट कर दूंगा और पेएबल को डेबिट कर दूंगा, मेरी लाइबिलिटी कम हो जाएगी और एसेट भी कम हो जाएगा। तो पेएबल डेबिट करके रिसीवेबल को क्रेडिट कर दूंगा, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी। आ रही है आपकी समझ में बात? रिसीवेबल जब क्रेडिट कब होता है, रिसीवेबल जब हमें पैसे मिलते हैं, तो रिसीवेबल को तो मैं क्रेडिट कर दूंगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं आ रहे हैं, मुझे एक लाइबिलिटी उसकी देनी है, तो मैं लाइबिलिटी फिर अपनी कम करूंगा, पेएबल को डेबिट करके रिसीवेबल को क्रेडिट कर दूंगा। ऐसे ही कुछ यहाँ पर हुआ है। It was found that a 2000 contra entry to the purchase ledger control account had been entered on the wrong side of the sales ledger control account। कि जो 2000 की कॉन्ट्रा एंट्री थी जो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट में जानी थी, यानी परचेज लेजर अकाउंट में जानी थी, वो हैड बीन एंटर्ड ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, वो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में चली गई। अब वो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर जब वो गई एंट्री, तो इसका मकसद ये हुआ कि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट ओवर स्टेटेड हो गया। क्या हुआ, और वो भी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। रॉन्ग साइड का मकसद ये हुआ कि मुझे रिसीवेबल को क्रेडिट करना था, रिसीवेबल को मैंने डेबिट कर दिया। तो जब रिसीवेबल को मैंने 2000 से डेबिट किया, ये इनकरेक्ट एंट्री हो गई मेरी यहाँ पे। तो मेरा सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट एक्चुअली कितने से ओवर स्टेटेड हुआ, ये ओवर स्टेटेड $4000 से हुआ। अब आप पूछेंगे $4000 से क्यों हुआ? देखिए, $4000 से ये इसलिए हुआ कि अगर मैं, आप यूं समझें, इसको हम इस तरीके से समझते हैं थोड़ी देर के लिए। ये सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट से, इसकी डेबिट साइड है। से फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं ये कोई 6000 से इसका बैलेंस था, या इसको कोई भी बैलेंस ले लें, आप फर्ज कर लेते हैं ये 10,000 से उठा लेते हैं, 10,000 इसका बैलेंस था। अब मुझे रिसीवेबल को क्रेडिट करना था। मेरी एंट्री, मैंने अब जैसे बताया कि अगर मैं कॉन्ट्रा कर रहा हूँ एंट्री को, तो मैंने, अगर मैं परचेजेस लाइबिलिटी से इसको सेटल करूंगा तो मुझे 2000 से एक्चुअली क्रेडिट करना चाहिए था। ये मैंने नहीं करा। जब मैंने नहीं करा तो मैंने क्या करा, इनकरेक्ट साइट पे रिकॉर्डिंग कर दी इसकी। अब इनकरेक्ट साइट से रिकॉर्डिंग करी तो ये कितना आ रहा है बैलेंस इसका, इसका बैलेंस 12,000 आ रहा है। ये मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये गलत है, ये इनकरेक्ट है। ये यहाँ पे मैं अगर देखूं तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये इनकरेक्ट है।
अब इसको सही करने का तरीका ये 12,000 है। अब अगर थोड़ी देर के लिए एज्यूम करें कि अगर हम इसको हटाएं थोड़ी देर के लिए, और ये सही साइड ये थी, यहाँ पे रिकॉर्डिंग होनी चाहिए थी, तो अगर ये यहाँ पे रिकॉर्डिंग होती तो ये बैलेंस कितना होता? ये 8,000 का बैलेंस होता ना। अभी कितने का बैलेंस है ये? 12,000 का बैलेंस है। तो एक्चुअली कितना डिफरेंस आया दोनों में? हैव यू गॉट द पॉइंट? द पॉइंट इज वेरी सिंपल कि आपका सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का 10,000 का डेबिट बैलेंस है, समझने के लिए 2,000 से हमने कॉन्ट्रा एंट्री करी, तो हमें सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था 2,000 से, हमने क्रेडिट नहीं करा, गलती से हमने रॉन्ग साइड पे इसको डेबिट कर दिया। जब हमने इसको डेबिट किया तो इसका बैलेंस 12,000 का हो गया। एक्चुअली क्या होना चाहिए था, अगर हम इसे क्रेडिट करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज कर दें उठा के, अगर हम इसे क्रेडिट करते हैं और ये सही एंट्री थी, तो ये 10,000 से 2,000 माइनस जाते तो 8,000 रुपीज का बैलेंस आता। अब देखें अभी क्या बैलेंस है, 12,000, और एक्चुअली क्या होना चाहिए था, 8,000, डिफरेंस कितने का है, 4,000 का। तो 8,000 का बैलेंस एक्चुअली है क्या, कि पहली एंट्री तो आप पास करेंगे इसको सही करने की, और फिर दूसरी एंट्री जब इसकी सही करेंगे उठा के, तो वो डिफरेंस डबल हो जाएगा। तो ऐसी कोई भी इनकरेक्ट एंट्री होगी तो उसका डबल इफेक्ट होता है। तो अगर ये 10,000 का बैलेंस बोल रहा है और फिर आपसे कहता है व्हाट वाज द करेक्ट डेबिट बैलेंस इन द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, हमने देखा कि जो 2,000 का इम्पैक्ट है वो 4,000 के अंदर हुआ, क्योंकि 2,000 रॉन्ग साइड पे पहले सही होंगे तो वो कम हो जाएंगे, और 2,000 की सेटलमेंट होगी तो 4,000, तो 10,000 नहीं है, एक्चुअली इसको कम होना चाहिए, 4,000 का डिफरेंस है। तो इसका जो ए पार्ट है 13 का, वो हम कह सकते हैं कि ये सही है, 6,000 का करेक्ट बैलेंस होगा। 8,000 नहीं होगा, 12,000 नहीं होगा, 14,000 नहीं होगा। और उसे समझने के लिए आपका बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको एग्जांपल से समझाया कि देखिए सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट जो है वो 10,000 है, 10,000 आपने देखा जो सही बैलेंस था, इसने रॉन्ग साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। अगर थोड़ी देर के लिए सही साइड पे रिकॉर्ड करता, जो एक्चुअली ये यहाँ आना चाहिए था, जब ये यहाँ आता तो फिर ये बैलेंस 10,000 से 2,000 जाते, 8,000 बाकी बचता। अभी क्योंकि इसने यहाँ रिकॉर्ड ही नहीं करा और इसने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया आके, तो ये बैलेंस बढ़ गया 12,000, एक्चुअली 8,000 है, तो आपने देखा डिफरेंस 4,000। तो जो 2,000 का डिफरेंस है वो जब सही होगा तो 4,000 में चेंज हो जाएगा, और 4,000 से कम होगा ये। तो इसी तरीके से हमने यहाँ इसी सेम कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हमने कहा कि ए जो क्वेश्चन है, ए जो चॉइस है वो हमारी सही है। तो 13 हमने देखा कि इस तरीके से हमारा हुआ। अब 14 के अंदर आते हैं। अ बिजनेस had an had a new extension to its workshop premises. A business had a new extension to its workshop premises. It incurred the following expenditures. ये following expenditures इसके हुए हैं। क्या क्या है, देखिए आपको यहाँ पर दो expenses, ये आपका concept जो check हो रहा है यहाँ पे वो ये हो रहा है कि capital expenditure एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको पता है तो आपकी ज़िंदगी आसान होगी, और कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको नहीं पता तो लाइफ विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो होते हैं जो आपको मोर देन 1 ईयर्स बेनिफिट पहुंचाते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सारे वो होते हैं जो आपके रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं और जिनका बेनिफिट्स आपको उसी करंट ईयर के अंदर पहुंच रहा होता है। तो जो आप इनकम स्टेटमेंट के अंदर नॉर्मली लेकर जाते हैं सारे, और जितने कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं वो बैलेंस शीट में शो हो रहे होते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक्सटेंशन टू इट्स वर्कशॉप प्रेमिसेस, न्यू एक्सटेंशन आई है जो वर्कशॉप थी उसकी। तो अब देखें बिल्डिंग कॉस्ट जो है वो 65,000 की है, जो एक्सटेंशन की कॉस्ट है बिल्डिंग की। लीगल फीस उस पर दी है 1,800 है। एयर कंडीशनिंग सिस्टम फॉर द ओरिजिनल वर्कशॉप, ये ओरिजिनल वर्कशॉप का है। ओरिजिनल माने दो, अब यहाँ डिफरेंशिएट करें कि एक पुरानी वर्कशॉप है और एक एक्सटेंशन हो रहा है। तो जो ओरिजिनल पुरानी वाली थी एक्सटेंशन से पहले की, उसके 2,300 है ये। एयर कंडीशनिंग सिस्टम फॉर द न्यू वर्कशॉप एक्सटेंशन, ये नए वाले के लिए। डेकोरेटिंग द ओरिजिनल वर्कशॉप, ये नए वाले के लिए डेकोरेट करवाया है इन्होंने। और डेकोरेटिंग द न्यू वर्कशॉप एक्सटेंशन, ये आपके वर्कशॉप एक्सटेंशन जो है वो किसके लिए है, न्यू वर्कशॉप एक्सटेंशन है। तो डेकोरेट आपने नए वाले को भी कराया है, डेकोरेट ओरिजिनल वाले को भी किया है आपने।
और एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है आपका, वो ओरिजिनल वर्कशॉप के लिए था। अब आप देखें आके कि इसमें कौन से, व्हाट वाज द टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस। देखें, बिल्डिंग कॉस्ट आपको पता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये यहाँ आ जाएगा। लीगल फीस, जितनी भी इस एक्सटेंशन के सिलसिले में, देखिए एक कंसेप्ट आप जहन के अंदर रखें कि कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आप कर रहे हैं तो कमीशनिंग तक, जब तक वो, ये लफ्ज़ याद रखिएगा, कमीशनिंग जब तक वो आपको अपना बेनिफिट्स देना शुरू नहीं कर दे, उस वक़्त तक जितनी भी कॉस्ट लगी है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, वो सब कैपिटलाइज़ होती है। दिस इज़ द वेरी बेसिक कंसेप्ट, ये आप ज़हन में रखिएगा तो आपकी ज़िंदगी आसान होगी। अब देखिए लीगल फ़ी जो है वो भी इसी से रिलेटेड है। तो 65,000, 1,800 एयर कंडीशन सिस्टम फॉर द ओरिजिनल वर्कशॉप। अगर ओरिजिनल वर्कशॉप के लिए भी सिस्टम है तो एयर कंडीशनिंग क्या है, ये डेफिनेटली सिस्टम आपको मोर देन 1 ईयर बेनिफिट देगा, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है आपका। इसी तरीके से एयर कंडीशनिंग सिस्टम फॉर द न्यू वर्कशॉप एक्सटेंशन, जो न्यू वर्कशॉप एक्सटेंशन है उसका तो डेफिनेटली वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है ये भी ओरिजिनल वर्कशॉप, आल दो ओरिजिनल वाले के लिए है, तो कंफ्यूज ना हो। एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है वो मोर देन 1 ईयर आपको बेनिफिट देता है। ऐसा नहीं होता कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम अभी इस साल यूज होगा और अगले साल आपको खत्म करना पड़ेगा, तो इसलिए ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो आपका न्यू वर्कशॉप का है, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। डेकोरेटिंग द ओरिजिनल वर्कशॉप, देखिए जो नया ओरिजिनल वर्कशॉप है वो बन चुका है और उसकी उसकी सर्विसेज भी, उसके उससे आप बेनिफिट्स भी ले रहे हैं, उसको जो आप डेकोरेट कर रहे हैं वो डेकोरेटिंग की नेचर नॉर्मली जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की होती है। उसको नॉर्मली आप कैपिटलाइज, क्योंकि वो कोई वर्कशॉप की लाइफ को इन्हांस नहीं कर रहा है। अगर कोई ओरिजिनल चीज, ओरिजिनल बिल्डिंग या ओरिजिनल आपका एसेट है और उस पर वो खर्चे हो रहे हैं जिससे उसकी लाइफ इन्हांस हो रही है और एग्जामिनर आपको बताए तो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करें उसको, और लेकिन ऐसा आपके पास नहीं है तो इस किस्म के खर्चों को आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करें। डेकोरेटिंग द न्यू वर्कशॉप, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसको इसलिए कि जब तक ये डेकोरेट नहीं होगा तो जब तक ये कमीशनिंग ही नहीं होगी, ये मतलब शुरू ही नहीं होगा, ये प्रोजेक्ट ही आपका शुरू नहीं होगा। तो ये मैं जो कंसेप्ट आपको बताया कि कमीशनिंग तक जब तक वो फैसिलिटी यूज नहीं हो रही है, उस वक्त तक जितने भी खर्चे हैं वो उसी प्रोजेक्ट के अंदर डालते हैं, वो सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। तो हमने देखा कि सारे जो एक्सपेंसेस हैं ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, सिवाय एक के, जो डेकोरेटिंग द ओरिजिनल वर्कशॉप। तो आप इसका टोटल कर लें, टोटल करें 65,000 हो गया आपका। 65,000 प्लस 1,800 प्लस 2,300 प्लस 1,100 और प्लस आप कर दें 800, तो ये 71,000 आपका बनता है। तो 71,000 आपका जब बन रहा है तो 14, और 14 का देखें सी पार्ट, ये आपका करेक्ट आंसर है 71,000। तो सारी कॉस्ट आपने ऐड कर ली सिवाय इस 1,400 के, क्योंकि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और इसकी लॉजिक मैंने आपको बताई कि क्योंकि वो ओरिजिनल वर्कशॉप थी। ओरिजिनल चीज में से ओरिजिनल जितने भी नॉन करंट एसेट्स हैं उसमें कंसेप्ट जहन के अंदर रखें आप कि हर वो जो भी खर्चा आप ऐसा कर रहे हैं जिससे उसकी लाइफ इन्हांस हो रही है और वो आपको शो करे, तो फिर आप उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर ट्रीट कर दें कि यार उसकी लाइफ मेजर कोई ऐसा खर्चा है जो आप कर रहे हैं तो लाइफ ही इन्हांस हो रही है उसकी, तो फिर सही है। बाकी अदरवाइज फिर आप उसको रेवेन्यू, नॉर्मल कंडीशन में आप उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करें। तो हमने देखा कि जो 14 है उसका सी पार्ट, हमने कहा कि ये सही है। अब आते हैं 15 के अंदर। 15 में ये है कि नॉन करंट एसेट्स वॉज एप्रिशिएटेड at the end of the first year of ownership using the straight line method based on the following information। अब देखिए ये हम बात कर रहे हैं नॉन करंट एसेट्स की। तो यू रिमेंबर जब आपने नॉन करंट एसेट्स पढ़ा है तो नॉन करंट एसेट्स को आपको पता है कि उसकी वैल्यू कम होती है उसके इस्तेमाल से। तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं और डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड होते हैं। उन डिफरेंट मेथड्स में से स्ट्रेट लाइन मेथड भी होता है
उस में से कोई रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी उसका एक नाम है। इट वो भी होता है। तो इसमें बहरहाल इसने कॉस्ट हमें बताई $20,000 की कॉस्ट है, वर्किंग लाइफ 4 years है, रेजिडुअल वैल्यू उसकी $4,000 है। कहते हैं इट वॉज देन फाउंड दैट द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एट 30% पर एनम शुड हैव बीन यूज्ड। कि भाई ये इस्तेमाल होना था, हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड। तो अब बताएं जी जिंदगी कहाँ पहुंची है, देखते हैं। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ करेक्टिंग दिस एरर। ये भी वो कहते हैं जी एरर है, आप ये बताएं कि हुआ क्या है, मकसद व्हाट वाज द इफेक्ट क्या होगा प्रॉफिट के ऊपर। प्रॉफिट इसलिए कि देखिए आपको पता है डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, वो जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें से माइनस करते हैं। तो इन दोनों दोनों की जो ट्रीटमेंट है हम करके देख लेते हैं, फिर अंदाजा हो जाएगा कि डिक्रीज कितना कितना डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है, क्या हुआ है। तो हम करते हैं। सबसे पहले आपको स्ट्रेट लाइन मेथड पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला आपको पता है। स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला डेप्रिसिएशन निकालने का ये है कि कॉस्ट, कॉस्ट आपको पता है 20,000, उसमें से रेजिडुअल वैल्यू कि जब वो अपनी लाइफ पूरी कर लेगा 4 साल की तो जो वो बिकेगा, वो जब बिकेगा 4,000 में और इसकी 4 साल लाइफ है, तो 20 में से 4 गया 16,000। 16,000 को डिवाइड कर दें 4 से, यू गेट 4,000 पर ईयर डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया। स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू भी इसको कहते हैं। कॉस्ट में से इसको माइनस कर देंगे और तो उसको डिवाइड कर देंगे लाइफ से। तो यही हमने करा कि कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू को माइनस किया, लाइफ से डिवाइड कर दिया, 4,000 आ गया। ऑन द अदर हैंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जिसकी हम बात करें, रेजिडुअल डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या होता है जी, ये बड़ा सिंपल। ये तो वो कहता है जी जो कॉस्ट है आपकी, उसके ऊपर स्ट्रेट आप डेप्रिसिएशन पहले साल के अंदर माइनस करें, और जब नेक्स्ट ईयर आप जाएं। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन मेथड इसलिए भी कहते हैं कि हर साल ये फिक्स रहेगा। अब देखिए 4 साल अगर आप देखें तो एक साल का अगर 4,000 है, 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 4 16,000 हो गया। तो 16,000, 20,000 में से 16,000 को माइनस करें, देखें वही इसकी रेजिडुअल वैल्यू आ गई 4,000। स्ट्रेट डिमिनिशिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या कहता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहता है कि पहले साल जो आप डेप्रिसिएशन निकालें वो आप कॉस्ट ले लें डायरेक्ट, ये कॉस्ट आ गई आपकी। और कहता है जो परसेंटेज है कि इतने परसेंट से इनका एस्टीमेट है कि ये कम होगी, इसकी अपनी वैल्यू ये कम करेगा, तो ये 6,000 आ गए। ये पहले साल है। सेकंड ईयर अगर डेप्रिसिएशन हम निकालने के लिए जाएंगे तो सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन हम ऐसे नहीं निकालेंगे, स्ट्रेट लाइन में तो हर साल एक रहता है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होगा, सेकंड ईयर, सेकंड ईयर में ये करेंगे 20,000 में से माइनस करेंगे इस 6,000 को, और जो आएगा उस पे ये 30% निकालेंगे। तो 16,000, 14,000 मल्टीप्लाइड बाई 30%, 4,200, ये सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन होगा। हैव यू गॉट द पॉइंट, द थिंग इज वेरी सिंपल। देखें तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में एक फर्क है कि जब नेक्स्ट ईयर आप जाएंगे तो फिर डेप्रिसिएशन जितना निकल चुका है वो माइनस करते हैं। जब थर्ड ईयर में जाएंगे तो दोनों सालों का डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, टोटल जो डेप्रिसिएशन हो चुका है उस वक्त तक वो जमा करके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो भी एक्यूमुलेटेड फिगर है पहले वो कॉस्ट में से माइनस होगी, फिर डेप्रिसिएशन अप्लाइज होगा। इसीलिए इसे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं, क्योंकि हर साल ये डेप्रिसिएशन कम होता चला जाएगा, क्योंकि कम वैल्यू के ऊपर परसेंटेज अप्लाई हो रही है ना। देखिए पहले साल 6,000 था और सेकंड ईयर 4,200 हो गया। एनी हाउ ये तो डेप्रिसिएशन था, मैंने कहा आपको एक्सप्लेन कर दूं। अब हम देखते हैं कि सवाल के अंदर देख लेते हैं। तो आई थिंक लाइफ बड़ी सिंपल हो गई कि स्ट्रेट लाइन मेथड से एक्चुअली हमने डेप्रिसिएशन 4,000 कैलकुलेट किया था, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होना चाहिए था 6,000। ये तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने एक्चुअली 2004 में से इसको माइनस करें तो 2,000 बनते हैं। 2,000 से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने कम रिकॉर्ड करा, तो अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप 4,000 के बजाय 6,000 एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता 2,000 से।
अच्छा, ये हमने क्या करा, हमने देखा कि वो 2000 का इम्पैक्ट है, और अगर 2000 का इम्पैक्ट है तो लाइफ इज सिंपल। सिंपल हम कह सकते हैं कि जो लॉस है बेसिकली, प्रॉफिट जो होगा, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट, प्रॉफिट की बात कर रहा है। प्रॉफिट कितने से डिक्रीज होगा? 2000 से। इसलिए 2000 से डिक्रीज होगा कि डेप्रिसिएशन शुड हैव बीन चार्ज बाय $6000 using reducing balance method, whereas we applied the straight line method of depreciation, which resulted in $4000 depreciation expense, meaning कि 2000 का कम हमने रिकॉर्ड करा, तो अब अगर 6000 का वो रिकॉर्ड होगा इंस्टेड ऑफ 4000, तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा आपका 2000 से। तो आई थिंक लाइफ इज सिंपल। अगेन, द होल स्टोरी इज दैट कि अगर आपकी समझ में कंसेप्ट आया है और आपकी समझ में कंसेप्ट क्लियर है, तो आप करेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है। उससे हर साल एक जैसा डेप्रिसिएशन आता है। रिड्यूसिंग, वेर एज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आपको पता होना चाहिए कि वो उसका फार्मूला क्या होता है। उसका फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज, जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की परसेंटेज आपको दी हुई होगी। तो ये होगा, तो ये हो गया, आपकी समझ आ गई बात। अब आते हैं 16 में। 16 में कहता है कंपनीज फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2019। अच्छा जी, 31 दिसंबर 2019, ऑन 1 दिसंबर 2019 इट पेड रेंट 8000 फॉर द 4 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च 2020। अब देखिए, जब भी इस किस्म की चीज़ें आए आपकी अकाउंटिंग में, तो आप जो जो डेट्स आपको दी हुई हो ना, ये आप बड़ा केयरफुली इसको पढ़ें, और इसको अपने पास मार्क भी करें, हाईलाइट करें इसको, क्योंकि इसी के अंदर ट्रिक होती है सारी। अब जैसे इस कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर है वो एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2019 को, और ऑन 1 दिसंबर, अब फर्स्ट दिसंबर की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट दिसंबर में क्या हुआ कि एक महीना पूरा है, 1 मंथ की बात कर रहे हैं। इट पेड रेंट 8000 फॉर द 4 मंथ्स। 4 महीने के लिए इन्होंने रेंट पे करा। तो 4 महीने के लिए अगर 8000 का रेंट है, इसको मैं 4 से डिवाइड करूँ स्ट्रेट, मुझे पता चला यार 2000 पर मंथ। और मैं 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक अगर मैं बात करूं, तो एक महीना बनता है। तो इसका मकसद है ये एक्चुअली जो एक्सपेंस है वो 2000 का है, और प्रीपेड, प्रीपेड कितना है? 6000। क्योंकि ये प्रीपेड एक्सपेंस और एसेट का फर्क, एज आई टोल्ड यू बिफोर, द होल इनमें फर्क ये है कि एसेट वो है जो आप फ्यूचर में आपको बेनिफिट्स देगा, इकोनॉमिक, यू विल बी गेटिंग द इकोनॉमिकल बेनिफिट्स इन फ्यूचर, और यू आर गेटिंग द बेनिफिट्स। आपको या तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहे हैं उस एसेट से, या आप उससे आपको मिलेंगे। इन दोनों सूरतों में वो आपका एसेट है। वेर एज आपका जो बेनिफिट्स मिल गया, वो आपका एक्सपेंस है। अब इस सूरत में आपने अगर 4 महीने का किराया पे किया, तो एक महीना आपने यूज भी कर लिया ना। देखिए, 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक आपने एक महीना बनता है, एक महीना उस जगह को आपने इस्तेमाल किया, तो फिर वो एसेट आपका एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया, और एक महीने के 2000 बनते हैं। जबकि 3 महीने का जो प्रीपेड है, ये रेंट प्रीपेड है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो जिंदगी आसान है। देखते हैं पूछ क्या रहा है। कहता है, व्हाट वाज द ओपनिंग बैलेंस ऑन ऑन द रेंट अकाउंट ऑन 1 जनवरी 2020। ये बताएं कि ओपनिंग बैलेंस जो रेंट अकाउंट का होगा वो कितना होगा। अब देखिए, ओपनिंग बैलेंस कितना होगा, ओपनिंग बैलेंस कितना होगा जी, बताएं आप। ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी को, वो आपसे पूछता है कि 1 जनवरी को आप बताएं कि ओपनिंग बैलेंस आपका कितना होगा। तो देखिए, 2000 क्या क्रेडिट होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। 2000 डेबिट होगा? ऐसा भी नहीं है। 6000 क्रेडिट होगा? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये आपका एसेट है। और एसेट, आपको पता है कि एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, और हमने देखा कि प्रीपेड 6000 बचा है। तो 16 का जो डी पार्ट है, डेबिट बैलेंस, अब इसमें दो कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एसेट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, क्रेडिट नहीं होता। एसेट वो होता है जो आपको बेनिफिट्स पहुंचा रहा है या पहुंचाएगा फ्यूचर में। 4 महीने का रेंट है, एक महीने का आपने यूज कर लिया उस जगह को, वो एक्सपेंस बन गया। अब जनवरी फर्स्ट में आप आए, क्योंकि रेंट मार्च 31 तक चलेगा, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने, ये 6000 रुपये आपको राइट देते हैं इस बात का कि आप इस जगह को इस्तेमाल करें। तो दिस इज योर एसेट, और एसेट हैज अ डेबिट बैलेंस। तो 6000 डेबिट बैलेंस जो डी पार्ट है आपका, वो आपने कहा कि जी इसका करेक्ट आंसर है। तो 16 हमने कर लिया है। अब हम आते हैं 17 के ऊपर। आई थिंक 17 हम फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। 17 से फिर हम करेंगे। आज हमने काफ़ी इस लेक्चर के अंदर काफ़ी हमने कंसेप्ट देखे,
बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हमने देखी, ट्रेड डिस्काउंट की ट्रीटमेंट हमने देखी, हमने सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को देखा कि कंट्रोल अकाउंट क्या होते हैं। तो अच्छी खासी चीज़ें हैं जो आज के लेक्चर में हमने कवर करी हैं, और आपने देखा होगा कि इस पूरे लेक्चर के अंदर सिंपल हम ये नहीं कर रहे हैं कि बस सिर्फ एक सवाल पढ़ें और राइट जो चॉइस है उसको टिक करके आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। बेसिकली द होल पर्पस इज दैट कि आपके कंसेप्ट जो भी हैं वो रिफ्रेश भी होते रहे हैं जो आपने सीखे हैं। और अगर इनके साथ आप बिल्कुल न्यू हैं जिन्होंने वीडियोस को देखना शुरू किया है, तो भी आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं इस क्लासेस को। ये सीरीज ऑफ वीडियोस होंगी जो मल्टीपल चॉइसेस पे पहले होंगी, बाद में हम क्वेश्चन के ऊपर भी आएंगे जो आपका पेपर 2 होता है। तो अभी जो फिलहाल हम ये मल्टीपल क्वेश्चंस जितने भी हैं इनको करते रहेंगे। इसको बेसिकली सेट करने का पर्पस ये था कि जब हम ये सब करेंगे तो ये कंसेप्ट टाइम एंड अगेन चेक हो रहे हैं आपके ना। तो यहाँ से जब ये सारे कंसेप्ट हम डिस्कस करके जब पेपर्स पे जाएंगे तो ज़िंदगी आपकी आसान होगी। देखिए जो कुछ भी आप सीखते हैं, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, वो सारे का सारा पढ़ा हुआ एग्जामिनर आपसे जो कंसेप्ट आप बिल्ड करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और उनकी पूरी टेस्टिंग एग्जाम्स में होती है। आपकी ओ लेवल अकाउंटिंग के अंदर बेसिकली हमने इसको थोड़ा सा रिवर्स वे में लेकर गए कि इंस्टेड ऑफ कि मैं आपको पहले कंसेप्ट सिखाता और फिर हम पेपर उठाते, तो कंसेप्ट्स इस अंडरस्टैंडिंग पे कि आपके थोड़े बहुत कंसेप्ट आपके हैं, और अगर नहीं भी हैं तो हम इसको इतनी डिटेल के साथ इन चीज़ों को पढ़ेंगे कि वो कंसेप्ट भी आपके बिल्ड हो जाएंगे, और एग्जाम का जो फेयर है आपका वो भी आपका खत्म होगा। अगर आप इन लेक्चर्स को देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला यू विल बी गेटिंग ए प्लस इन योर एग्जाम। नॉट ओनली ए प्लस बल्कि आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, क्योंकि कंसेप्ट का क्लियर होना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपने अकाउंटिंग ली है ओ लेवल के अंदर, तो यू मे बी एबल टू से टेकिंग इट फर्दर, आप इसको आगे भी लें, और यू वुड लाइक मे बी कि यू वुड लाइक टू बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और अकाउंटिंग को ही अपना प्रोफेशन बनाएं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, ACCA, MBA फाइनेंस, और वट एवर। अगर आप अकाउंटिंग की फील्ड में जाते हैं और आपके कंसेप्ट अगर अच्छे हैं तो वो आपको फिर लाइफ टाइम बेनिफिट्स देंगे, नॉट ओनली इन योर एग्जाम्स बट इन योर प्रैक्टिकल फील्ड एज वेल। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी आप जाएंगे, वहाँ भी हेल्पफुल होंगे, और एग्जाम्स में तो डेफिनेटली होंगे आपके। तो आप इसको पढ़ें सुकून के साथ, इन वीडियोस को देखें। एएस लेवल के अंदर अभी जो लास्ट मैंने लेक्चर्स एएस लेवल की अकाउंटिंग के लिए रिकॉर्ड कराए थे, वो भी यूट्यूब, आप क्राचियंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाएं, उनकी प्लेलिस्ट में बैठे हैं, उसमें पार्टनरशिप अकाउंटिंग के लेक्चर्स हैं। तो ओ लेवल में भी अकाउंटिंग है, तो आप उस लेक्चर्स के शुरू के कुछ लेक्चर्स आप ज़रूर देखें जाके, उसमें जो पार्टनरशिप की बेसिक है आपकी वो भी क्लियर होगी। और इंशाल्लाह ताला फिर हम इसको जहाँ से हमने ख़त्म करा है, इसको हम अगले लेक्चर के अंदर फिर दोबारा इसको आगे लेके चलेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ़ यू। और ये अगर पसंद आया आप इसको लाइक करें, क्राचियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और उसमें और भी ओ लेवल की बहुत सारी सब्जेक्ट्स हैं जो डिफरेंट बहुत अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो वो भी आपने देख अपने आप आपके जो सब्जेक्ट्स हैं आप खुद भी पढ़ें, और अगर वो सब्जेक्ट जो आपके दोस्तों ने लिए हुए हैं, फ्रेंड्स ने लिए हुए हैं, उनको भी रेफ़र करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, यहीं से इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह हाफिज़।